नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपको हम बताते हैं किस तरीके से जो आपकी बचत है वो बेहतर हो सकती है और उसके साथ साथ आपका जो निवेश है वो कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। जब हम निवेश की बात करते हैं, लगातार हम बचत करते रहते हैं और उस बचत के बाद हमारी इच्छा यही होती है कि कैसे इसको निवेश में हम तब्दील करें। और जैसे जैसे वो निवेश में तब्दील होता जाता है, उसके बाद हम यही सोचते हैं कि अब इस निवेश को किस जगह पे निवेश किया जाए, कौन सी सही जगह होगी जहां से इसके जरिए हमें जो बेहतर रिटर्न है वो मिल सकता है। आज के समय में हम देखते हैं बेहतर विकल्प हम सभी के सामने होते हैं निवेश के, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी जो है वो काफ़ी भारी पड़ जाती है, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि जो हमारी निवेश की सोच है, जो मुनाफे की बात हम सोचते हैं वो विपरीत हो जाती है। और इसी को लेकर खासतौर से आज आपको हम जानकारी देंगे, बात करेंगे एक ऐसे खास विषय के बारे में जो कि आपके निवेश को और बेहतर बना सकता है। जी हाँ, आज हम आपको मनी मंत्र में जानकारी देंगे रियल एस्टेट बनाम स्टॉक मार्केट की। बात अगर की जाए रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट आप सब समझते हैं, यानी जब हम प्रॉपर्टी में निवेश की बात करते हैं, फिर चाहे वो खासतौर से प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल लैंड हो या जिस तरह की भी लैंड हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर जब हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, जिसमें हमारे पास शेयर का ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड होता है, तमाम तरह के फंड्स जो हैं वो हमारे पास सामने होते हैं। लेकिन इन दोनों हमने देखा रियल एस्टेट में भी लगातार जो निवेशक हैं उनका रुझान बढ़ता हुआ नजर आया है। फिर चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अलग अलग विकल्प हम सभी के पास रहते हैं। लेकिन इन दोनों में बेहतर क्या हो सकता है, किस तरह का अनुपात हमें इसमें रखना चाहिए, ये इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम निवेश करने जा रहे हैं उससे पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे बेहतर तरीके से जो निवेश है वो नहीं कर पाएंगे। और वो कौन सी प्रमुख बातें हैं? सबसे पहला उद्देश्य, हमारा निवेश का उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार ही हम इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आप रियल एस्टेट में करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, उद्देश्य साफ होना चाहिए। आपको 10 साल बाद आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी कैपिटल इनकम हो या कुछ और सोच आप लेके चल रहे हैं, तो ये जाहिर तौर पर एक पहला बिंदु जो आता है वो है निवेश का उद्देश्य, वो आपका क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें, जो और खास तौर से ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना होगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर आपके फाइनेंस को लेकर, यानी आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि आप ज़्यादा जो निवेश के चक्कर में ज़्यादा पैसा जो है वो लगाने की सोच बैठें। आपकी जिस तरीके की वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। और खासतौर से जोखिम लेने की जो क्षमता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्या आप कितना जोखिम ले सकते हैं। फिर चाहे आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, कहीं भी आप निवेश करते हैं, तो वहाँ पर जोखिम जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहता है। और इसके साथ साथ जब आप सोचते हैं कि आपको निवेश करना है, तो सबसे पहले देखिए, जल्दबाजी में आप कोई भी निवेश ना करें। जल्दबाजी जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए अच्छे से सोचें समझें, रणनीति के साथ जो आपका निवेश है आप वो करें। और एक और मुख्य बिंदु जो जब हम बात निवेश की कर रहे हैं वो जो सामने आता है वो ये कि सारी जमा पूंजी एक साथ ना लगाएं। आप ऐसा ना सोचें कि आपको यहाँ बम्पर मुनाफा हो सकता है तो सारी जो आपकी जमा पूंजी है, जो तो मेहनत की कमाई है, वो आप एक साथ लगा दें। तो इससे आपको बचना होगा। थोड़ा थोड़ा करके जो अपना आपकी जो बचत है उसको आप निवेश में लगाएं। और जब हम खासतौर से रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ बेहतर है, क्या स्थिति नजर आती है, वो आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स के जरिए कि क्या कुछ अंतर दोनों में नजर आता है। रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट में अगर हम निवेश की राशि की सबसे पहले बात करें तो देखिए, खासतौर से रियल एस्टेट में हमें अधिक राशि की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई भी फ्लैट ले रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग ले रहे हैं, कुछ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में बहुत कम राशि की आवश्यकता है। एसआईपी जो है वो आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। इसके साथ साथ निवेश पर रिटर्न, ये अधिकतर लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें रिटर्न किस में ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रियल एस्टेट में जो ना सिर्फ हमारी संपत्ति में जो वृद्धि है उसके साथ साथ किराए की जो निश्चित रिटर्न है वो हमें मिलती है, यानी वो मासिक रिटर्न हमें लगातार मिलता है। जबकि स्टॉक मार्केट में बाजार के अनुसार जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बाजार की स्थिति अगर हम कह सकते हैं अनुकूल नहीं है तो वहाँ पर वो कम ज़्यादा आपको नजर आएगा। इसके साथ ही स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आमतौर पर रियल एस्टेट जो है, जो कि एक हम कह सकते हैं फिजिकल एसेट है हमारा, उसको अधिक स्थिर माना जाता है, वहाँ स्थिरता ज़्यादा रहती है। और खासतौर से स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए, क्योंकि बाजार की स्थिति लगातार हम देखते हैं किस तरह का उतार चढ़ाव नजर आता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अस्थिर इसको माना जाता है और उसी वजह से जो लोगों का रुझान है रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन जब हम डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की बात करते हैं
तो रियल एस्टेट में विविधता की कमी है। आप ऐसा नहीं कि आपने एक फ्लैट लिया है आप दूसरा तुरंत उसके बाद सोच लें, या आप रेजिडेंशियल से कमर्शियल पे एकदम शिफ्ट हो जाएं। लेकिन स्टॉक में ये हमारे पास ऑप्शन जरूर होता है, विविधता के लिए यहाँ अधिक अवसर हैं। आप एक स्टॉक में पैसा लगाते हैं, आपको लगता है कि शायद वो सही से हमें रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप पूरी रणनीति के साथ अपने पैसे को दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। और साथ ही एक भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल फैक्टर जो है वो बहुत काम करता है। रियल एस्टेट में जब भी हम कोई घर या संपत्ति अगर हम खरीद लेते हैं तो उससे हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, इमोशनल फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है कि घर है या हमारा फ्लैट या कोई भी संपत्ति है। जबकि स्टॉक मार्केट जो है वो हम कह सकते हैं वो इमोशनल फैक्टर पे नहीं चल सकती, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। रणनीति के साथ आप निवेश करेंगे तब आपको बेहतर यहां से रिटर्न जो है वो जरूर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम कैश फ्लो की बात करें यानी नकदी प्रवाह जिसे कहा जाता है, तो खासतौर से रियल एस्टेट में रखरखाव लागत के साथ मासिक किराए की जो आय है वो हमें जरूर होती है, यानी आपका खर्चा भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपका जो किराए की इनकम है वो भी लगातार आपके पास आ रही है। और इसी तरह जब स्टॉक मार्केट की बात करें तो नियमित आधार पर जो लाभांश है वो आपको जरूर मिलता है, फिर चाहे खासतौर से जो शेयर के थ्रू आपको डिविडेंड मिल रहा है या जिस तरीके से रिटर्न आप जो देखते हैं। लेकिन ये आपको गौर करना होगा क्या लागत हमारी ज़्यादा है। लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो देखिए यानी जल्दी से आपको किसके जरिए जो पैसा है एक तरीके से वो मिल सकता है। रियल एस्टेट में हम सभी जानते हैं कि एकदम से आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे लेन देन में जो समय है वो ज़्यादा लगता है। जबकि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो कुछ ही सेकंड में, आजकल तो हम मोबाइल के ऐप्स के जरिए भी देखते हैं कि बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, आपको अगर कोई शेयर खरीदना है बेचना है तो महज कुछ सेकंड में आप जल्दी से इसको बेच भी सकते हैं। तो ये लेन देन की जो स्पीड है वो ज़्यादा स्टॉक मार्केट में नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ निवेश के बाद देखिए जो बदलाव है वो आसान नहीं है। अगर आप सोचें कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको लगेगा कि अब क्या किया जाए, लेकिन आप उसको यहाँ पर बदलाव नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह जब स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो बाजार के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। खासतौर से कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि लगातार उनका प्रयास यही है था कि जहां बेहतर रिटर्न आ रहा है आपका निवेश उस तरफ जाए। साथ ही जोखिम मूल्यांकन की अगर हम बात करें यानी जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है खासतौर से यहाँ पे रियल एस्टेट जो है देखिए स्थिरता क्योंकि यहाँ मानी जाती है उस वजह से जोखिम जो है लेकिन फिर भी कम है। और साथ ही स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ जो जोखिम है, जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि ये जो मार्केट है अस्थिर रहती है, बाजार का उतार चढ़ाव जो है वो लगातार हमें नजर आता है। तो ये कुछ खास ऐसे बिंदु हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए जब भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग रियल एस्टेट की बात की जाए, या जब हम बात करते हैं कि कैसे हम अगर निवेश करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में वहाँ कर सकते हैं। तो ये खास ऐसे बिंदु जिस पर हमें ध्यान देना होगा और इसी पर आज आपको हम जानकारी भी देंगे। इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें हमारे साथ रेफरेंसी महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं फॉरसाइट ग्रुप के, और साथ ही हमारे साथ राजन जी भी जुड़े हैं जो गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही एमडी भी हैं रौनक ग्रुप के। आप दोनों से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो निवेशक है उसका झुकाव हमें नज़र आता है कि क्या फिक्स्ड हो सकता है, यानी वो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम कैसा हो। सबसे पहले महेश्वरी जी आपसे मैं जानना चाहूँगा किस दिशा में एक निवेशक जो है वो पहले आगे बढ़ना चाहता है, क्या हम रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं उसको या स्टॉक की तरफ देखते हैं? देखिए, इससे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने प्रस्तावना बहुत अच्छी बनाई है, सारे बिंदु आपने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं और जी। इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी फैसिनेटिंग है। आप चाहे रियल एस्टेट की बात करें, आपको काफी लोग मिल जाएंगे जो हमारी उम्र के हैं या आपसे उम्र के हैं जो कहेंगे कि हमने 25 साल पहले एक डीडीए का फ्लैट लिया था, 4 लाख का 4 करोड़ का हो गया। जी। अगर हमने प्लॉट लिया था 5 या 10 लाख का 15 करोड़ का हो गया। तो काफी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं। एनसीआर में अगर आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो अलॉटमेंट 3 लाख की हुई थी आज वो 25 करोड़ का बिक रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं लुभावना लगता है, कहीं ना कहीं उसकी जो टेम्पटेशन डिग्री है, लालच है, वो भी आपको लगेगा कि बढ़ता जाता है, कि लगता है जी। कि मैं इस फायदा कैसे ना उठाऊं। जी। अगर वही हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि अगर आपने इंफोसिस में 10,000 रुपए ही लगाए होते 93 में, तो आज उसकी 15 करोड़ रुपए की वैल्यू होती। जी। अगर आप पीएल इंडस्ट्री ले लीजिए, केईआई ले लीजिए, आप मतलब एक्स वाई कम से कम 50 स्टॉक दे सकता हूँ जिन्होंने पिछले 20 साल में 1000 गुना से ज्यादा, 1000 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न दिया। जी बिल्कुल। इसका मतलब है लेकिन दोनों तरफ की सक्सेसफुल स्टोरी है। जी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम हर चीज को लपकने की कोशिश करें? जी। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ा अहम मुद्दा है
कि लालच है, सक्सेसफुल स्टोरी है, ये वही रॉकेट पे जाने की स्टोरी है कि हम चांद पे जाने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी जी नहीं सारे के सारे हमारे अभियान सक्सेसफुल होंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। हमें और राजन जी, करना आपकी राय भी होगा। मैं लेना चाहूंगा। जैसा महेश्वरी जी ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं लालच जो है वो जरूर आता है, और लालच ना देखकर अगर हम रिटर्न देखें, जैसा अभी महेश्वरी जी बता रहे थे कि यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से रिटर्न मिलता है, तो क्या उसे रिटर्न के चक्कर में, क्या जिसे कभी कभी हम लालच भी कह सकते हैं, उसी चक्कर में क्या निवेशक जो है गलती भी कर बैठते हैं? राजन जी, चाहूंगा आप अनम्यूट कर लीजिए अपने सिस्टम को, आपकी जो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, तो मैं ये जो महेश्वरी जी ने बताया उससे थोड़ा अलग पहलू में बताना चाहूंगा। क्या जी होता है कि अगर आप देखो कि ये दोनों बिजनेस, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका रीजन क्या है कि आज जो बंदा है जिसके पास थोड़े पैसे है, उसने कहीं एसआईपी में या स्टॉक में डाला और उसकी किस्मत अच्छी है और स्टॉक बढ़ गया, तो उसको हर इंसान को, आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जब आया उनके बाद उन्होंने सबसे पहले ये बताया हाउसिंग फॉर ऑल। मतलब जी। उनका ड्रीम है या एम है बोलो कि सारे भारतीय के सर पर अपना खुद का छत होना चाहिए। हम्म। दूसरी बात ये हो गई कि कोरोना के बाद हर घर की महिला जो है वो आज बोलती है कि मुझे सोना जेवरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले अपना खुद का एक मकान चाहिए जिसमें पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरा खुद का होगा। जी तो ये मैं क्यों कहना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंटिंग है कि जब लोगों को रियल एस्टेट में करना है तो रियल एस्टेट में उसके लिए पूंजी ज्यादा लगती है। तो पूंजी ज्यादा लगती है तो जिन्होंने जो भी अगर कुछ पूंजी बनाई होगी या घर में कोई भी उनके छोटे मोटे एसेट हो गए उसको बेचेंगे या स्टॉक्स को बेचेंगे और उसके बाद वो इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते। जी। देखो, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसके नाम में ही रियल है। आप समझो मेरी बात। जी क्योंकि आज वो जो स्टेट जो बनती है वो आपके आंखों के सामने होती है, आप उसको उपभोग भी कर सकते हो, आप उसमें रह रहे हो। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली अपने देश में, भारत में उतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप रेंटल इनकम पकड़ो ना, वो 2.5 से 3% ही आ रहा है जी। आज के तारीख में। क्योंकि आज अपने यहाँ पर लैंड की स्केर्सिटी है, लैंड के दाम दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिन्होंने भी लैंड में इन्वेस्ट किया जी और लैंड रखा हुआ है, डेवलप नहीं किया, क्योंकि लैंड एक चीज ऐसी है कि जिसमें अगर आपने एक दफा ले लिया और उसको कंपाउंड मारकर, ताला मारकर रख दिया, तो आपको उसके अंदर कोई रोजाना कोई खर्चा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और जी। दाम आप लेकिन इसके साथ जागते साथ रहो, सोते रहो, राजन जी, क्योंकि दाम खर्चे बढ़ते रहते हमारे हैं। जाहिर तौर पर बढ़ते भी हैं, रख रखाव मेंटेनेंस की बात की जाए या और जो खर्चे हैं, लेकिन महेश्वरी जी, क्या ये एक एडवांटेज हम मान सकते हैं, अगर हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो वहां पे इस तरह का कोई खर्चा हमें देना नहीं होता, और साथ ही अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम वहां से स्विच कर सकते हैं? देखिए, आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका आंसर एकदम सिंपल नहीं है। हमें ये देखने के लिए जी। दो चीज है कि एप्रिसिएशन अलग चीज है और रिटर्न अलग चीज है। हम्म। अगर मान लो मैं मकान 1 करोड़ का लेके और 5 करोड़ का हो गया, लेकिन वहां लिक्विडिटी ही नहीं है, जी। टाइम पे मैं उसको बेच ही नहीं पा रहा, आज मुझे एकदम 1 महीने में मुझे लड़की की शादी फिक्स हो गई, करनी है, तो क्या मैं उसको बेच सकता हूँ? हम्म। चांसेस है 90% वो 1 महीने में आपकी डिलीवरी नहीं बिक पाएगी। जी तो रिटर्न, एप्रिसिएशन और रिटर्न में बेसिक अंतर हमें समझना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जो आपने बिंदु दिए हैं उसमें जी मैं थोड़े से और 3-4 पॉइंट डालना कोशिश करूंगा जी कि आदमी के पर्सनल परसेप्शन पे डिपेंड करेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जी लाइक आपने रियल एस्टेट की बात करें, अगर मैं मकान में रह रहा हूँ तो हाउसिंग बिल्कुल अलग चीज है। हम यहाँ पर बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उसके अलावा क्या मैं एक मकान और खरीद सकता हूँ फॉर प्योरली इन्वेस्टमेंट जी पर्पस? अगर आज मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से मकान खरीदता हूँ, अगर मैं सिंपल ऐसी जगह लूंगा जो गेटेड नहीं है, चांसेस ऑफ एनक्रोचमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई ना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। अगर मैं गेटेड में लेता हूँ तो आज छोटी से छोटी सोसाइटी में 10 से 15 हजार रुपए महीने का कॉस्टिंग जस्ट मेंटेनेंस का है। जी फिर अगर मैं उसको रेंट पे देता हूँ, जैसे सर ने अभी बोला कि जो 4% या 5% से ज्यादा की रिटर्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा क्या मैं उसको मेंटेन कर सकता हूँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताया, जो हमारा एसआईपी है या स्टॉक मार्केट में आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आज की डेट में 1 लाख रुपया सरप्लस है जी। तो आप रियल एस्टेट में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन सारी चीजों के लिए अगर हम आगे बात करें तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडियल कॉम्बिनेशन की जरूरत है, कंप्लीमेंट्री है दोनों।
और जी इसको चलते हुए आज रेगुलेटर ने बहुत नए प्रोडक्ट दिए। अभी बिल्कुल जो जिस तरह से रेट्स की हम बात करेंगे आगे चल के, तो रियल एस्टेट में भी आप चाहें तो 1 लाख या 2 लाख या 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक तरह का REITs क्या है, एक तरह से जी रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड आ गया है। हम्म लेकिन अगर हम इसको और समझने के लिए, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि हर एक आदमी अपना समझ लेता है, पहले उसको ये समझना पड़ेगा हम्म कि रियल एस्टेट में क्या इनकम है। अगर एप्रिसिएशन की बात करें, आज रेंटल इनकम जी नहीं भी है तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या वो जैसा 2 लाख राजन की जी है ने कहा, तो 2 महेश्वरी जी, करोड़ कि की जो होती है। रियल है कहीं ना कहीं उसकी तरफ ध्यान हमारा ज्यादा आकर्षित होता है। और क्या इसके साथ साथ राजन जी एक निवेशक का जो विश्वास है वो रियल पे हमें ज्यादा नजर आता है, जो खासतौर से एक फिजिकल एसेट क्योंकि हमारे पास है उस पर ज्यादा विश्वास कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। सर, इसका श्रेय भी अपने प्रधानमंत्री और सरकार को जाता है, क्योंकि इन्होंने 2017 में जो रेरा कायदा लाया हुआ है कि जी उसके बाद में आपने देखा होगा तो जितने भी डेवलपर आज, जो पहले जो था कि लोग बोलते थे कि सपने बेच रहे थे, आज वो सपने हकीकत में बदलते दिख रहे हैं। हम्म क्योंकि इनके जो भी पैसे हैं वो एक अकाउंट में आते हैं, एस्क्रो अकाउंट में आते हैं, और एस्क्रो अकाउंट में आप, एक आर्किटेक्ट है, एक इंजीनियर है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके तीनों के सर्टिफिकेट के बगैर आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। जी तो इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे तो रेरा के बाद जितने भी प्रोजेक्ट चालू हुए वो सारे प्रोजेक्ट एंड तक पहुंचने में दिखने में आए। हाँ, थोड़ा के हालांकि थोड़ी बहुत जो आज अप्रूवल में वगैरह दिक्कत, डिले जी वगैरह होता है या जो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन कंप्लीट एंड, मतलब पहले जो रियल एस्टेट की हालत थी और आज हम्म इसमें बहुत फर्क आया। दूसरा सबसे बड़ा फर्क ये आया, अगर आप जो बोलो कि ये जो स्टॉक मार्केट में जो भी कॉर्पोरेट्स है वो सारे कॉर्पोरेट आज रियल एस्टेट में आ गए। जी आज आप देखो, टाटा बोलो, गोदरेज बोलो, एल&टी बोलो, महिंद्रा बोलो, बिरला बोलो, आज पहले से डीएलएफ थे, हीरानंदानी थे, प्रेस्टीज थे, लोड़ा है, तो ये सारे अच्छे डेवलपर के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ गया, जिसके वजह से क्या लग रहा है कि बाबा ये जो एक सेक्टर पहले अनऑर्गेनाइज था, या ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय रेरा और उनके अधिकारियों को जाता है। जी रेरा ने इतना ही नहीं किया डेवलपर को रजिस्ट्रेशन करने का, है रेरा ने जो ब्रोकर्स है, जो हम्म रियल एस्टेट के एजेंट्स है, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी भी प्रशिक्षण करते हैं, उनकी भी एग्जाम लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं, जी ताकि क्या होता है कि जहां जहां भी लूपहोल्स थे, जहां जहां लूपहोल्स नजर आए, हम्म इसमें रेरा और सरकार के साथ साथ नेरेडको जो एक संस्था है जो गवर्नमेंट के अंडर है, और क्रेडा इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी बहुत ही साथ दिया हुआ है। और जी सारे, मैं इसका दूसरा श्रेय सारे डेवलपर को भी दूंगा कि डेवलपर ने भी पहल कर कर सामने आकर इसमें सहयोग किया और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें इस इंडस्ट्री को, जी जो बदनाम थी, जिसको आज अच्छे एक राह पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक बड़ा बदलाव जो है वो हम देखते हैं, खासतौर से रियल एस्टेट की भी अगर बात की जाए, रुझान भी हमने इसमें देखा था। लेकिन महेश्वरी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले एक दशक में जिस तरीके से जो रियल एस्टेट सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और उसी वजह से कहीं ना कहीं एक विश्वास हम कह सकते हैं निवेशकों का लौटा है? हालांकि इससे पहले भी हम देखते थे कि कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो जो हमारा फिजिकल एसेट है उस पर ज़्यादा जताया जाता था, लेकिन अब जो सिस्टम पूरी तरीके से एक बदला है, नए रूल्स आए हैं और कहीं ना कहीं जो जैसे बिल्डर्स हैं उनकी भी अब जवाबदेही जो है वो तय हो चुकी है। तो ऐसे में क्या हम मान सकते हैं उसी वजह से ये एक बड़ी वजह है? डेफिनेटली, जैसा इन्होंने कहा कि रेरा के आने के बाद काफी लोगों को एक कॉन्फिडेंस की एक मंजिल नजर आने लगी। उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है आने वाला टाइम बताएगा, पर कम जी से कम एक रास्ता, एक रोड मैप बन गया है। हम्म और मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट पहल है। अभी हमें, अगर हम फॉरेन से कंपेयर करें रियल एस्टेट मार्केट को, वहां इंश्योरेंस ऑफ मोर्टेबिलिटी है, इंश्योरेंस ऑफ रियल एस्टेट का सर्टिफिकेट है कि वो कल को कोई उसमें फ्री फ्रॉम टेंटेड है, कोई लियन तो नहीं है, कुछ जी नहीं। यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर्टी ले लें, बाद में 10 साल बाद पता लगता है वो किसी दूसरे ने रजिस्टर किया है। हम्म तो अभी इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल है। बाहर आप बेचना चाहें तो कमोडिटी की तरह बिक रही है। जैसे यहाँ पे भी अब 3-4 आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्मेट्स आ गए हैं जहाँ पे बिक रही है, बट वो जब भी बिकेगी जब स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन। जी तो रेरा ने काफी कोशिश करी है कि हमारा जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, जो वन पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है, उसको कैसे सुचारू रूप से ढंग से जी बनाया जाए। अगर बिल्कुल, आप रेरा की बेचते तरफ से हैं तो तो सख्ती 7 की से गई है, लेकिन महेश्वरी जी देखिए हमने 7 देखा से है 8% की जो खासतौर से सेबी की तरफ से भी अगर देखा जाए
तो अलग अलग तरह के जो दिशा निर्देश हैं लगातार दिए गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे और जो निवेशक हैं उनके लिए इसको हम और ज़्यादा उनका विश्वास जो है, उनका भरोसा जो है इस पर नज़र आ सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों सेक्टर्स को, यानी रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की अगर बात की जा रही है और किस तरीके से इस दौरान अगर हम निवेश इसमें करना चाहते हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा और किधर हमें रुझान करना होगा, इस बारे में और भी जानकारी हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे लेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। जी हाँ, इन दोनों में क्या बेहतर हो सकता है या दोनों को जो दोनों का अनुपात है उनमें क्या रखना चाहिए, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर NC महेश्वरी और राजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता रहे हैं कि दोनों सेक्टर्स में किस तरीके का बदलाव इन दिनों देखने को मिला है और कैसे निवेशकों के लिए जो पसंद है या जो उनके लिए प्राइमरी है वो उसमें उनका रुझान बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ डॉक्टर महेश्वरी आपसे और जानकारी मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक दशक में हमने देखा काफ़ी बदलाव आया और ये बदलाव सिर्फ रियल एस्टेट तक नहीं है, स्टॉक मार्केट की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी हमने देखा है जो निवेशकों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। फिर चाहे उसमें युवाओं की संख्या हम बात करें, महिलाओं की संख्या की बात की जाए, क्योंकि यहाँ भी विकल्प जो है वो क्या स्टॉक मार्केट में हमारे पास ज़्यादा है? देखिए, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में विकल्प ज्यादा है, बिकॉज इन्वेस्टेबल अमाउंट आप छोटे से भी एंट्री कर सकते हैं, तो नेचुरली स्टेक कम हो गया। जो मेन मुद्दा है, जो आई थिंक जो दर्शकों को जानना जरूरी है कि हाउ टू सिलेक्ट द एसेट। चाहे मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं और मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या नोएडा में इन्वेस्टमेंट करूँ, गुड़गांव में करूँ या दिल्ली में करूँ या उसकी किस सोसाइटी में करूँ? आई थिंक हमें कुछ की कंसिडरेशन हमें देखने पड़ेंगे और उसके लिए मैं अगर आपको कुछ डाटा दिखाऊं तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि ये जो रियल एस्टेट में ग्रोथ है वो बड़ी एसिमेट्रिक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज बड़ी है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो हमारी दिल्ली में एक क्योंकि रियल एस्टेट का कोई इंडेक्स नहीं है, एक NHB ने एक छोटा इंडेक्स बनाया बट वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। दूसरा करीब 30-40% आज भी कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्व होता है रियल एस्टेट में। तो मैं मान के चलता हूँ जो रियल एस्टेट की प्राइस है, मान लो उसको हम डबल मान के चले जितना इंडेक्स बता रहा है। अगर कैटेगरी ए की बात करें, कैटेगरी ए में दिल्ली में 2000 में जिस 48,000 जिसका प्राइस था, वो आज उनका जो सर्कल रेट है वो करीब 7,76,000। इसका मतलब करीब 44 टाइम इंक्रीज आ गई है। लेकिन अगर हम वही कैटेगरी बी की बात करें या डी की बात करें तो जो 8,000 था वहां से 32,000 ही हुआ है। इसका मतलब दिल्ली भी मान रही है कि कुछ कोनों में तो 40% ग्रोथ हुई है और कुछ ऐसे एरिया है जहां मात्र 20 साल में 4 गुना ग्रोथ हुई। अगर हम 20 साल में 4 गुना ग्रोथ की बात करें तो इसका मतलब वो बैंक FD से भी कम ब्याज मिला है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, ऐसे स्टॉक है, अगर आपने स्टॉक गलत ले लिया तो पता लगता है कि ग्रोथ की जगह हो सकता है 100 रुपए का लिया और 80 रुपए का ही रह गया। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम क्या चीज खरीदने जा रहे हैं, उसकी क्या वैल्यूएशन है और क्या वो राइट टाइम है खरीदने का। और उसी वजह से एक स्ट्रेटेजी जो है वो जरूरी होती है, फिर चाहे स्टॉक की हम बात करें, रियल एस्टेट की बात करें। और राजन जी, क्या ये कितना, जैसा महेश्वरी जी ने भी हमें बताया कि जो हमारी लोकेशन है और वहाँ पे किस तरह की कनेक्टिविटी है, ये कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है उस प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट से जो हमें रिटर्न मिलने जा रहा है? सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कहीं पर भी मकान लिया और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जो बोलते हैं कि आपके आने जाने की सुविधा नहीं है या मेट्रो नहीं है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके मकान बिकने भी मुश्किल है और अगर आपने लिया होगा तो उसको वापस रीसेल करने भी मुश्किल है जी। तो इसमें आज मैं वंस अगेन, अब की जो सरकार है, इवन महाराष्ट्र की बोलो या जहां पर भी अपनी नेशनल बोलो, अगर आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी जब आने के बाद, आप मुझे नहीं लगता है कि भी कहीं पर भी रोड ऐसे है कि गांव ऐसे होगा कि जहां तक रोड नहीं पहुंचती है, जिससे आज बहुत ही बड़ी बेनिफिट हो गई है जी।
और आज अगर आपने देखा होगा तो पहले अगर अपन बात करते थे वो जो 7-8 मेट्रो में उसमें रियल एस्टेट की बात हो रही जी। थी। आज टायर 2 सिटीज भी आ गए, टायर 3 सिटीज भी आ गए, और कोरोना के बाद में तो ये हो गया कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कमर्शियल भी चालू हो गया। जी। क्योंकि कोरोना ने अपने को अपने लोगों को एक सिखा दिया कि ये जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली मिलना चाहिए। अब अगर आप देखो कि अब की ये जो आप जो कर रहे हैं डीडी न्यूज पर, ये आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, वरना तो पहले ऐसा था कि आप हमको स्टूडियो में बुलाते थे, स्टूडियो में जी। आमने सामने बैठ के, हालांकि यानी जो स्टूडियो में तकनीकी बुला के बदलाव जो आया कर वो रहे भी थे, काफी उसमें महत्वपूर्ण है। बहुत नहीं, स्टूडियो में जो बुला के करते थे वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जी। उसमें क्या होता था कि 1-on-1 टच बिल्कुल होता था। राजन जी, लेकिन हमें अब क्या इंतजार हो गया रहेगा कि अगली बार इसको अगर ये आप बहुत ही स्टूडियो में भी बेहतर- आएंगे, क्योंकि और बेहतर ढंग से संवाद जो इसके साथ नहीं, हो बेशक, सकता है। बेशक, जी, बेशक और सर, खासतौर से महेश्वरी जी, बेशक, क्योंकि लेकिन ये जो तकनीक जो है, महेश्वरी जी बिल्कुल महेश्वरी जी, तकनीक की खासतौर से अगर बात महेश्वरी की जी ने जाए, जो क्योंकि बताया ना, आज ये के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। क्या जो कैटेगराइजेशन हुआ है ये भी एक निवेशक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब वो सीधे तौर पर देख सकता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है हर एक सिस्टम में, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो उसी वजह से जो निवेशक है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं बेझिझक या निडर होकर शायद आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसा इन्होंने कहा, जो अब अच्छे ब्रांड, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, आप आज बात करें गोदरेज की या टाटा की, तो लोगों को कम से कम एश्योरेंस होती है कि ये जो हमें माल बता रहे हैं वो बिकेगा और वही हमें मिलेगा। जी। अगर हम मैं, क्योंकि आपको जैसे पता है, मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ और इंसॉल्वेंसी का भी रेजोल्यूशन प्रोफेशन हूँ, और रियल एस्टेट में इंसॉल्वेंसी का काफी आईआरपी का हम काम करते हैं। तो सबसे बड़ा रियल एस्टेट में जो इशू है वो यही है कि जो बिल्डर है वो खुद ही उसका ऑनर नहीं है प्रॉपर्टी। जी। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, जब कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं बचता और है। उसी वजह जब से हमारे लगातार पास कहा भी इन्वेस्टर जाता है आते कि आप हैं, अच्छे से तो वो जो जांचें, ड्यू डिलिजेंस है परखें उसको और प्रॉपर उसके करना बाद जरूरी है। निवेश जो है उसमें आप आगे बढ़ें। फिलहाल आज समय की हमारे पास कमी है और आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी जाना और समझा होगा कि देखिए, आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट की बात की जाए, स्टॉक की बात की जाए, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी होगी कि जल्दबाजी आप ना करें निवेश में, फिर चाहे आप रियल एस्टेट में करने जा रहे हों या इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में। तो आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।